नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। हम लगातार आपसे ये अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनेंगे तो ही आप सुरक्षित रहेंगे, आपके घर में जो आपके सदस्य हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे, इसलिए मास्क जरूर पहनें। गोवा में चक्रवाती तूफान टाउटे को लेकर कई राज्य अलर्ट पर है। गोवा में तूफान की वजह से भारी नुकसान की खबर है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही भारी बारिश की वजह से 500 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए और 200 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। तूफान की वजह से हुए अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हुई। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, जबकि कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा के मुख्यमंत्री से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस वक्त हम खड़े हैं साउथ गोवा के वारका बीच में और जैसे कि आप देख सकते हैं तेज बारिश हो रही है, तेज गति से जो एक तरह से विंड भी चालू है। बहुत सारे एयरलाइंस ने ऑलरेडी यहाँ के जो फ्लाइट्स जो आने वाले थे गोवा के अंदर ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। नेक्स्ट जो 24 आवर्स में यही स्थिति रहने वाली है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है। इसलिए जो एडवाइजरी आया है सरकार से, उन्होंने लोगों से जाहिर किया है कि वो लोग सिर्फ अपने घर में रहें और घर के बाहर ना निकले। नॉर्थ गोवा रहने दो या साउथ गोवा, दोनों जगहों पे बहुत तेज बारिश हो रही है और इसी की वजह से बहुत जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगहों पर टाउटे तूफान की वजह से हुए हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में तूफान की वजह से भारी नुकसान की खबर है। सिंधुदुर्ग में 500 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा और मछुआरों की एक नाव लापता है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ जिलों में 6,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। मुंबई में भी तूफान की वजह से समंदर में हलचल तेज हो गई है। समंदर के किनारे घूमने पर रोक लगा दी गई है। आज भी तूफान की वजह से मुंबई में वैक्सीनेशन का काम टाल दिया गया है। गुजरात की टाउटे तूफान की वजह से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान की सबसे ज्यादा मार गुजरात पर पड़ने की आशंका है, जिसकी वजह से तूफान से निपटने के लिए तैनात एनडीआरएफ की 100 से ज्यादा टीमों में करीब आधी टीम गुजरात में तैनात की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के संपर्क में हैं। राज्य सरकार ने करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का दावा किया। तूफान की वजह से राज्य के कई इलाकों में बारिश शुरू हो चुकी है। आज रात से लेकर कल सुबह टाउटे तूफान गुजरात के पोरबंदर से भावनगर के बीच गुजरेगा, जिसकी रफ्तार 165 किलोमीटर प्रति घंटा होने तक का अनुमान जताया जा रहा है। जो मेन इम्पैक्ट स्टेट है वो गुजरात ही रहेगा और गुजरात में ही मैक्सिमम इम्पैक्ट होने की संभावना है। इसीलिए 50 से ज्यादा टीमें, 100 से ज्यादा टीमें पूरे 5 या 6 राज्यों में लगाई गई थी। उसका लगभग आधा हिस्सा जो है गुजरात में इसलिए लगाया गया है क्योंकि इम्पैक्ट स्टेट वही है, क्योंकि साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है वो मुख्यतः आईएमडी के प्रेडिक्शन के हिसाब से गुजरात में हो। राजस्थान में भी कई इलाकों में अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान टाउटे की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। चित्तौड़गढ़ में आंधी की वजह से 15 कच्चे मकानों की छत उड़ गई। कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए। डूंगरपुर में भी तूफान की तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से कई पेड़ उखड़ गए। तूफान से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए राज्य के मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम को अलर्ट पर रहने को कहा है। तूफान के असर वाले जिलों में लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। देश इस वक्त भारी मुसीबतों के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ कोरोना काल की जो दुश्वारियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ अब कुदरती चुनौतियों का भी देश सामना कर रहा है। इस वक्त देश के 5 राज्य ऐसे हैं जहां चक्रवाती तूफान टाउटे का लगातार खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि गुजरात और महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। लोगों को समंदर की लहरों से दूर रहने की साफ हिदायत दी गई, जबकि मछुआरों को भी समंदर से दूर रहने को कहा गया, क्योंकि टाउटे से टक्कर भारी पड़ सकती है। मच्छी बोट, ये सूचना आपकी सुरक्षा के लिए है। गुजरात तट पर भारी तूफान आने वाला है। आप अपनी जान और माल की सुरक्षा के लिए तुरंत अपने घर लौट जाएं। चक्रवाती तूफान की दस्तक। गोवा में टकराया टाउटे। पांच राज्यों पर मंडराता खतरा।
टाउटे से टक्कर। ये चक्रवाती हवाएं एक नई तबाही की ओर इशारा कर रही हैं। कहीं समंदर की लहरें उफान मार रही हैं, तो कहीं तेज हवाओं के साथ टाउटे अपनी दहशत का पैगाम लेकर आया है। कुदरत की ये आपदा उस वक्त आई है जब देश कोरोना काल के संकट से घिरा हुआ है। गोवा से टकराए इस तूफान का मिजाज कुछ ऐसे ही समझा जा सकता है कि चंद मिनटों के भीतर ये किसी भी शहर की सूरत बिगाड़ सकता है। साइक्लोन टाउटे का ट्रेलर दक्षिण महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में साफ देखा जा सकता है। यहाँ भारी बारिश और तूफानी हवाओं ने पेड़ों को जड़ों से उखाड़ दिया है। सिरोडा गांव के कई घर टाउटे की भेंट चढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, बिजली के खंभे भी कई जगहों पर उखड़ गए। समंदर में उठा हाई टाइड लगातार लोगों को डरा रहा है। सीमा पर गांव है और सबसे पहले जो चक्रवात आया है वो यहीं से गुजरा है उत्तर महाराष्ट्र की तरफ। हम अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना गंभीर स्वरूप जो है समुद्र ने यहाँ पर निर्माण किया है। अब हाई टाइड की वक्त है और इस वक्त काफी बड़ी बड़ी लहरें जो है तूफान में उछलती हुए हमें यहाँ दिख सकती है। किस तरह से हालत यहाँ पर निर्माण हुई है, काफी गंभीर परिस्थिति जो है यहाँ पर निर्माण हुए। इस बड़ी बड़ी लहरों के साथ साथ तेज हवाएं जो है सुबह से ही यहाँ पर चल रहे। कल रात भर काफी मूसलाधार बारिश जो है सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों में हो चुकी है। काफी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो पेड़ है वो गिर गए हैं। खास तौर पे यहाँ पे जो आम के पेड़ होते हैं उनका काफी नुकसान जो है वो हुआ है। उसके साथ साथ नारियल के पेड़ भी गिरे हैं और काफी जो पेड़ है वो घरों पर भी गिर गए हैं। घरों का भी काफी नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक के जो पोल है वो भी गिर गए। इसके कारण रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के जो किनारे वाले जो घर है उनका काफी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो भी पूरी तरह से बंद हो चुका है। ये इस तरह से इलेक्ट्रिक पोल जो गिर चुके हैं उसको पूरा पुनर्निर्माण करने में काफी वक्त लग सकता है। प्रशासन पूरी तरह से जमीन पर काम करते हुए दिख रहा है। पुलिस भी एहतियात के तौर पर समुद्र किनारे पर तैनात है। किसी भी व्यक्ति को समुद्र किनारे पर नहीं जाने दे रहे। गोवा में भी कमोवेश ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें देखी जा रही हैं। यहाँ टाउटे साइक्लोन की टक्कर ने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। नजर जिधर जाएगी उधर टाउटे के कहर की तस्वीरें साफ नजर आएगी। गोवा की कई जगहों पे साइक्लोन टाउटे का खतरा देखा जा रहा है, जिससे मद्देनजर रखते हुए गोवा के बीच पर लोगों की सुरक्षा के लिए बीच को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। अगर आपातकालीन स्थिति आती है तो तुरंत ही उस पर काबू पाने का काम किया जा सकता है। हवाई मार्ग से भी समुद्र के आसपास के इलाकों पर नजर रखा जा रहा है। साथ ही हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे हैं यहाँ पे लाइफगार्ड भी खड़े हैं। अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तूफान की ताकत का अंदाजा इन तस्वीरों से भी लगाया जा सकता है। कोंकण के मजोरदा इलाके में रेलवे ट्रैक के किनारे खड़े पेड़ उखड़कर ट्रेन पर ही आ गिरे हैं। हालांकि गनीमत इस बात की रही कि इस कुदरती हादसे की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। मुंबई में किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बीएमसी लगातार मुंबई के तमाम समुद्री किनारों की सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग कर रही है। बाकायदा एक पूरी टीम 24 घंटे हालात पर अपनी नजर बनाए हुए है। मुंबई के डिजास्टर कंट्रोल रूम में इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर डिजास्टर को लेकर जो भी लोगों को तकलीफ होती है वो यहां पर उन्हें फ़ोन किया जाता है, जिसके बाद उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व किया जाता है। कैमरा पर्सन गणेश से कहूँगा कि यहाँ बड़ी स्क्रीन पर जितने भी समुद्र के किनारे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया है, गिरगांव चौपाटी है, इन सभी जो चौपाटियाँ हैं इन पर सीसीटीवी कैमरा के द्वारा नज़र रखी जा रही है। मुंबई करों को किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही संवेदनशील इलाकों से कोरोना मरीजों को भी सुरक्षित अस्पतालों में शिफ्ट किए जाने का दावा किया जा रहा है।
कोविड के मरीजों को भी अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है। हॉस्पिटल जो डेंजर बीकेसी कंदरपड़ा उधर से सब पेशेंट सेफली और अच्छी तरह शिफ्ट किया गया है। साफ तौर पर कोरोना के जो मरीज हैं उन्हें भी अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। दरअसल मुंबई के कई इलाकों पर टाउटे का भयानक असर हो सकता है। यही वजह है कि सबसे पहले बीएमसी ने जंबो कोरोना सेंटर से मरीजों को अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि 300 मरीजों वाले इस जंबो कोरोना सेंटर में अब महज 14 मरीज ही बचे हैं, जिन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। मुलुंड के जंबो कोविड सेंटर पे जहां पर करीब 300 मरीज थे, जिन्हें अलग अलग घाटों पर राजावाड़ी और नेस्को जैसे जो जंबो कोविड सेंटर्स हैं वहां पर शिफ्ट किया गया है। रात ही में ये शिफ्टिंग हुई है। आप देख सकते हैं नज़ारों में कि यहाँ पर प्लास्टिक डाल दिया गया है। ये टेम्पररी कोविड सेंटर था, जंबो कोविड सेंटर, जहाँ पर करीब 300 मरीज यहाँ पर कोरोना का इलाज करा रहे थे, लेकिन मौजूदा स्थिति में सिर्फ 14 मरीजों को यहाँ पर रखा गया है। भारी बारिश और तेज़ हवाओं के अंदेशे के बाद मरीजों को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए बीएमसी ने जो मरीज हैं उन्हें शिफ्ट कर अलग अलग अस्पतालों में भेज दिया गया है। तूफान टाउटे की बिजली कभी भी मुंबई पर गिर सकती है, लिहाजा मुंबई के तमाम समुद्री किनारों को खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। बीएमसी की तरफ से मछुआरों को खास तौर पर हिदायत दी गई है कि अगले आदेश तक समंदर का रुख न करें। यही वजह है कि मछुआरों ने भी 300 से ज्यादा नावों को किनारों पर बांध दिया है। अरबी समुद्र में उठे तूफान के बाद मुंबई हाई अलर्ट पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय हम कुलाबा में खड़े हैं, जहाँ पर ये जो मच्छीमार इलाका है, यहाँ इनकी सारी जो बोट्स हैं इन्हें किनारे पर लेकर आया गया है। साथ ही बीएमसी और पुलिस की यहाँ पर निगरानी रखी गई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। कुछ मछुआरे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या आदेश आपको दिए गए हैं? हमको आदेश ऐसे दिए गए हैं, मच्छीमार नगर में मच्छीमार सर्वोदय सोसाइटी है और उनके 300 बोट है और 300 बोट से सब बोट अभी किनारे पे आ चुके हैं। साफ तौर पर अगले आदेश आने तक जितनी भी नावें हैं उन्हें यहाँ पर लाकर किनारों पर बांध दिया गया है। करीब 300 नाव ऐसी हैं, 300 बोट ऐसी हैं जिन्हें किनारों पर बांध दिया गया है। एहतियातन तेज हवा और बरसात की आशंका मौसम विभाग ने जताई है, जिसके बाद बीएमसी की ओर से ये कदम उठाया गया है। उधर मौसम विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि समुद्री तूफान टाउटे 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपना कहर बरपा सकता है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 18th अर्ली मॉर्निंग को गुजरात को क्रॉस करेगा। बिटवीन पोरबंदर एंड महुआ बोल के एक जगह है भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, दोनों के बीच में 18th मॉर्निंग को क्रॉस करेगा। दैट इज द एक्सपेक्टेशन। एंड इसके चलते बिकॉज इट इज़ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म एंड हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसका फर्दर इंटेंसिफिकेशन इज आल्सो पॉसिबल। सो इसका जो एसोसिएटेड विंड स्पीड है ये आपको 120 से 130 किलोमीटर पर आवर तक है, जो 140 किलोमीटर पर आवर तक भी जा सकता है। मेन इम्पैक्ट अगर हमारा स्टेट में देखा जाए तो मेनली जो कोंकण एंड गोवा एरिया में, कोंकण एरिया में होगा। कोंकण एरिया एंड घाट एरियाज ऑफ मध्य महाराष्ट्र, इसमें मेन इम्पैक्ट होगा। टाउटे खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है। रास्ते में आने वाली तमाम चीजें तिनके की तरह उड़ती जा रही हैं। गुजरात का अमरेली भी उन इलाकों में है जहां तूफान की तेज हवाएं भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। लिहाजा यहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों का दावा किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ये चक्रवाती तूफान टाउटे भावनगर से पोरबंदर के बीच गुजरेगा। उस वक्त भावनगर, अमरेली, सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों में ये भारी तबाही मचा सकता है। यही वजह है कि अमरेली के पीपावाव बंदरगाह को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साथ ही पीपावाव से सटे श्यालकोट गांव में रहने वाले 10,000 लोगों को भी जरूरत पड़ने पर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का दावा किया जा रहा है।
ये वो इलाका है जहां सबसे ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसके चलते प्रशासन ने पूरे एहतियात बरते हैं, सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं है वो कर दी है। राजूला और जाफराबाद तहसील के लगभग 23 गांवों को अलर्ट पे रख दिया है और अगर लोगों को यहां से वहां ले जाने की नौबत आती है तो उसके लिए भी प्रशासन तैयार होने का दावा कर रहा है। इस कुदरती आपदा से निपटने के लिए गृह मंत्रालय लगातार राज्यों के साथ बैठक कर रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न सिर्फ तैयारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है बल्कि जगह जगह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का डिप्लॉयमेंट भी किया जा रहा है। खास बात ये कि साइक्लोन से निपटने के लिए तैयारियों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंजाम दिया जाएगा। मसलन कोरोना संकट के बीच आ रहे इस तूफान की वजह से कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जाएगा। कोरोना हॉस्पिटलों को पावर सप्लाई के लिए बैकअप रखने के निर्देश दिए गए हैं। साइक्लोन का असर अगर ज्यादा हुआ तो कोरोना सेंटर के मरीजों को दूसरी जगहों पर भेजा जाएगा। जिन गांवों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाएगा उन सभी का कोरोना एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। लोगों को समुद्री तट से दूर पक्की जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा। लोगों के खान पान से लेकर रहने की व्यवस्था शेल्टरों में की जाएगी। इतना ही नहीं, चक्रवाती तूफान टाउटे की वजह से गुजरात के तटीय इलाकों से आने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 16 मई को 11 ट्रेन, 17 मई को 22 ट्रेन, 18 मई को 13 ट्रेन, 19 मई को 5 ट्रेन को रद्द किया गया है। साथ ही 5 ट्रेन ऐसी हैं जिनके रूट बदले गए हैं। जाहिर है असली खतरा अभी बाकी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये चक्रवाती तूफान ऐसे वक्त में परीक्षा ले रहा है जब देश महामारी की भारी मुसीबत से गुजर रहा है। देश में बनी कोरोना की दवा 2DG को आज लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली के डीआरडीओ भवन में होने वाले एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सुबह 10:30 बजे इस दवा को लॉन्च करेंगे। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस दवा को तैयार किया है और दावा किया जा रहा है कि इसके इस्तेमाल से कोरोना मरीज 7 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे और उनको इलाज के दौरान ऑक्सीजन पर भी निर्भर नहीं रहना होगा। इस दवा को पानी में घोलकर इस्तेमाल किया जा सकेगा। कोरोना के कहर के बाद अब मध्य प्रदेश के उज्जैन में ब्लैक फंगस की दहशत देखने को मिल रही है। ब्लैक फंगस की वजह से उज्जैन में पहली मौत होने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि 43 साल के मरीज की कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर एक आंख निकालने के बावजूद उसकी जान बचाई नहीं जा सकी। शहर में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 15 से ज्यादा लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। क्योंकि ब्लैक फंगस उन लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है जो कोरोना पॉजिटिव होते हुए जिनको हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन लग रही है। और हाई कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन का एक नियम है कि जो उसका जो रूट है उसमें डिस्टिल वाटर डालना बहुत ज़रूरी है। डिस्टिल वाटर से अगर ऑक्सीजन जाता है तो इसके होने की संभावना कम रहती है। दूसरी बात ये है कि जो भी कोरोना के पेशेंट को दवा दी जा रही है उसमें एक दवा कार्टिसोन ग्रुप की रहती है जो तेज़ी से शुगर भी बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर भी बढ़ाती है। तो उन लोगों का ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज़ की जांच हर 6 घंटे में होना ज़रूरी है और ब्लड प्रेशर भी बराबर लेना ज़रूरी है। फंगस का निश्चित रूप से प्रभाव जो है यहाँ पर है उज्जैन में, और एक नया वार्ड भी हमारे द्वारा आरडी गाड़ी में इसके लिए बनाया गया था। उसमें भी मरीज आ गए। अभी तक की जो हमारी जानकारी है लगभग 15-20 मरीज जो हैं ऑलरेडी हैं जो थोड़े सीरियस टाइप के हैं ब्लैक फंगस के। उनका इलाज जो है वो चल रहा है और एक जो एंटी फंगल इंजेक्शन है उसकी ज़रूर शॉर्टेज मार्केट में है। उसका और उसके जो विकल्प हैं उनका हम लोग मुहैया कराने के लिए प्रयासरत हैं। बहुत जल्दी वो तत्काल रूप से मुहैया करा दिया जाएगा। कानपुर में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इससे निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हैलेट अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बना दी गई है और ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड भी तैयार किया गया है। मरीज के ऑपरेशन के लिए इमरजेंसी के ऑपरेशन थिएटर को भी तैयार कर लिया गया है।
ब्लैक फंगस को लेकर हमारे जैसा केस हम देख रहे हैं कि कुछ सिम्टम आ रहे हैं, कुछ केस भी आए हैं। एक एडमिट पेशेंट है, तो उसके लिए हमने अपने माइक्रोबायोलॉजी लैब में यहाँ पर अलग से एक स्पेशल लैब बनाई है। तो वहाँ पर डॉक्टर जो माइक्रोस्कोपिक जांच कर रही थी वहाँ से चालू हो गया है, और एक स्पेशल वार्ड बनाया है। ये ऐसे मरीजों को वहाँ रखेंगे। इसके अलावा एक डॉक्टरों की टीम बनाई है जिसमें ENT सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजी सर्जन, न्यूरो सर्जन और एक प्लास्टिक सर्जन। इसके अलावा हमारे एनेस्थेटिक्स। तो ऐसे लोगों की टीम बना के हम वहाँ पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी बेस अस्पताल में इलाज करा रहे एक मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में डॉक्टरों ने मरीज को जांच के लिए हल्द्वानी रेफर कर दिया। अगर मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि होती है तो ये पहाड़ों में इसका पहला मामला होगा। हालांकि मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर ने करीब 90% लक्षण ब्लैक फंगस के होने की आशंका जताई है। इथमॉइडल साइनोसाइटिस मतलब साइनस में इन्फेक्शन था और साथ ही साथ ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट भी थी। तो ये जो लक्षण हैं ये म्यूकर फंगल इन्फेक्शन की तरफ ज़्यादा हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि म्यूकर माइकोसिस की वजह से ही है, लेकिन पेशेंट की जो विजन है या जो उसकी दृष्टि है वो भी बाधित हो रही है। तो ये ब्लैक फंगस की तरफ ज़्यादा इशारा करता है। मतलब 90% चांस है कि ब्लैक फंगस ही है। तो ये खतरा देखते हुए पेशेंट को, रिश्तेदार को हमने पूरा अच्छी तरीके से समझाया और उसको हायर सेंटर पर रेफर तुरंत करवाया। ग्रामीण इलाकों में कोरोना कहर थमता नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ग्रामीण इलाकों के लोगों ने पंचायत चुनाव के बाद कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने का आरोप लगाया है। आरोप लोगों का ये है कि कोरोना के मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही है। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से गांवों में न तो सैनिटाइजेशन का इंतजाम किया जा रहा है और न ही टेस्ट और दवाओं का कोई इंतजाम है। ऐसे में सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण होने पर लोग खुद ही केमिस्ट से दवा खरीदकर इलाज करने को मजबूर हैं। इस समय जब से मतलब इलेक्शन खत्म हुआ आज तक कोई यहाँ ब्लॉक के कोई कर्मचारी नहीं आए जांच पहचान करने के लिए या सर सफाई करने के लिए। कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई नहीं है और ना ही कोई सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के यहाँ पे आए हैं हाल चाल पूछने या दवा देने। कोरोना का सुई लगवाने गए थे तो डॉक्टर बोले कि यहाँ पर सुई नहीं है, हम लोग चले आए। कोई भी सरकारी महकमा का कोई व्यक्ति नहीं आया जो डॉक्टर और चाहे किसी प्रकार की जांच करने वाले जो कोरोना संक्रमित जो संक्रमण बढ़ रहा है इसकी निस्बत में कोई अभी आया नहीं। उन्नाव के ग्रामीण इलाकों में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों की रोकथाम के लिए ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और टेस्टिंग अभियान शुरू किया गया है। साथ ही ग्रामीण इलाकों में निगरानी एक टीम भी गठित की गई है जो निगरानी कर रही है। गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारी कैंप लगाकर रैपिड एंटीजन और RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट के लिए गांव के लोगों से किसी तरह की फीस भी नहीं ली जा रही है। प्रशासन की इस पहल का गांव के लोगों ने स्वागत किया। गांव में पर डे तो जो है रोज एक गांव हमारी टीम अक्सर करती रहती है। तो कहीं कहीं मतलब कुछ लोग जागरूक होते करवाते, लेकिन कुछ लोग जागरूक नहीं है तो भागते भी हैं और अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं। लोग डर के हम लोग खुद बिगड़ जाते हैं। हाँ, बिगड़ जाते हैं, टीम के ऊपर चढ़ जाते हैं। गाली गलौज, हाँ, गाली गलौज भी होने लगती है। अभी ऐसे ही सभी आ रहे हैं, सभी कराएंगे, निसंदेह कोई इसमें दुर्व्यवहार नहीं होगा। जो भी आएगा सबकी टेस्टिंग होगी। तो लोग घर से निकलना चाह रहे हैं? हाँ, घर से निकलना। मन में डर तो नहीं है? कोई डर नहीं है। मध्य प्रदेश में शाजापुर के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए डोर टू डोर सर्वे तो जारी है और मरीजों को जरूरी दवाएं देने का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन इलाके के लोगों का दावा है कि कोरोना का सही इलाज नहीं मिलने की वजह से गांवों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों का आरोप है कि गांव में अस्पताल होने के बावजूद डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और मरीज इलाज के लिए पड़ोस के इलाकों में जाने को मजबूर है। 37-38 लोग की पहले मौत हो चुकी है और इसकी टीम आ रही है बराबर घरे घर। और यहाँ पे भी अस्पताल है, शाजापुर के पास भी है। बुखार आता है तो वहाँ भी चले जाते हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ भी आ रही है। और कोरोना का व्यस्त ध्यान रखें सब लोग। कोरोना के 7 बताए गए थे यहाँ पर और उसके बाद 3 दिन बाद फिर वैसे उनको बताई कि नहीं है, वो तो पॉजिटिव है कोरोना में, तो नहीं है कोरोना। लेकिन हमारे गांव में एक बार जांच और होनी चाहिए।
ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब छोटे शहरों, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक कोविड केयर सेंटर में 30 बेड का इंतजाम होना जरूरी है। साथ ही इन कोविड केयर सेंटर को प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी सेंटर की निगरानी में रखने के आदेश भी दिए गए, जबकि इस तरह के स्कूल, कम्युनिटी हॉल, बारात घर या फिर पंचायत भवन में बनाने का सुझाव भी दिया गया। इन कोविड सेंटर्स में एक बेड से दूसरे बेड के बीच 1 मीटर की दूरी रखने और अच्छे वेंटिलेशन रखने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन जगहों पर लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और उसमें ऑक्सीजन की सुविधा रखने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में आज पहली बार ड्राइव इन वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी। दिल्ली के पास नोएडा से इस मुहिम की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग अपनी गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीनेशन के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के बीच के 6 से 8 हफ्ते की समय सीमा को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की सिफारिश को मान लिया है। इसे कोविन ऐप और कोविन पोर्टल पर दोनों डोज के बीच की समय सीमा से जुड़े जो सभी जरूरी बदलाव है वो भी कर दिए गए हैं। हालांकि इस दौरान दूसरी कोविशील्ड डोज के लिए पहले से बुक किए गए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मान्य रहेंगे, उन्हें रद्द या बदला नहीं जाएगा। कोरोना काल में अभी तक भारत ने जिस तरह वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसमें पीएम मोदी हमेशा से एक नायक के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में कोहराम जरूर मचाया, लेकिन जल्द ही इसकी रफ्तार पर काबू पा लिया गया। सच तो यह है कि मुश्किल के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना पर काबू पाने के लिए जो रोड मैप बनाया वो अब धीरे धीरे कामयाब होता दिख रहा है। इस दौर के दौरान चाहे ऑक्सीजन की किल्लत हुई हो या फिर वैक्सीन की, मोदी सरकार ने हर मुश्किल पर फतह हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों को कोरोना के खिलाफ जंग में ये यकीन दिलाया कि ना तो भारत हारेगा ना ही भारतवासी, और इस लड़ाई में भारत की जीत होगी और कोरोना हारेगा। खत्म हुई वैक्सीन की किल्लत, महामारी पर वैक्सीन का नया वार। न हारेगा भारत न भारतवासी। जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। कोरोना की दूसरी वेव ने भारत में कोहराम मचा दिया, लेकिन मुश्किल के इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पर संयम रखते हुए महामारी से जूझते देशवासियों को बचाने के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार किया, जिसकी बदौलत आज देश कोरोना को एक बार फिर हराने की कगार पर है। 14 मई को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों के लिए 19,000 करोड़ रुपए की 8वीं किस्त जारी करने के बाद उनसे बात की। इस दौरान भारत में कोरोना की दूसरी लहर और देश में जारी टीकाकरण पर बात करते हुए उनका दर्द झलक आया। 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है और ये दुश्मन बहुरूपिया भी है, और इस दुश्मन के कारण, इस कोरोना वायरस के कारण हम अपने बहुत से करीबियों को खो चुके हैं। बीते कुछ समय से जो कष्ट देशवासियों ने सहा है, अनेकों लोग जिस दर्द से गुजरे हैं, तकलीफ से गुजरे हैं, वो मैं भी उतना ही महसूस कर रहा हूं। सच तो ये है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के सामने
हार नहीं मानी। लगभग 1 महीना पूरा होने को आया है, लेकिन पीएम मोदी न थके हैं और न ही रुके हैं। हर दिन कोरोना से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो मोदी सरकार ने तमाम सरकारी मशीनरी को एकजुट कर दिया। रेमडेसिविर की मुश्किल आई तो सरकार ने इसका उत्पादन बढ़ा दिया। अब वैक्सीनेशन की किल्लत की दिक्कत आई तो मोदी सरकार ने इसकी कमी दूर करने के लिए देश में उत्पादन बढ़ाने और दुनिया भर से दवा आयात को बढ़ाने के लिए बड़ी कंपनियों के साथ बात कर इस किल्लत को भी दूर कर दिया। सच तो यह है कि 16 मई से 31 मई तक केंद्र सरकार राज्यों को 192 लाख कोविड वैक्सीन की डोज भेजेगी। सभी राज्यों को ये वैक्सीन डोज मुफ्त दिए जाएंगे। इनमें कोवैक्सीन की 29.49 लाख डोज और कोविशील्ड के 162.5 लाख डोज शामिल होंगी। राज्यों को दवा भेजने से पहले ही बताया जाएगा कि उनकी मुफ्त वैक्सीनेशन की खेप कब मिलेगी, ताकि इसकी बर्बादी से बचा जा सके। केंद्र सरकार के मुताबिक राज्यों और निजी अस्पतालों को मई महीने के लिए 4.39 करोड़ से ज्यादा डोज पहले ही दी जा चुकी है। अब तक देश भर में 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। गांव में रहने वाली सभी भाई बहनों को कोरोना से फिर सतर्क करना चाहता हूं। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। आपने देश को कभी निराश नहीं किया है। इस बार भी आपसे यही उम्मीद है। कोरोना वायरस की दूसरी वेव से ही देश और देशवासियों को बचाने के लिए ये पीएम नरेंद्र मोदी का ही बनाया रोड मैप है, जिसकी बदौलत आज भारत ने वैक्सीन की कमी और किल्लत को भी दूर कर दिया है। इतना ही नहीं, ये पीएम मोदी का ही फैसला है कि अब भारत की कोई भी कंपनी जिसके पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर हो और वैक्सीन बनाने में सक्षम हो, तो वो सरकार की सहमति और फार्मूला लेकर वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर सकता है। सच तो ये है कि भारत किसी भी अन्य देश से ज्यादा वैक्सीनेशन कर रहा है। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दुनिया भर की बड़ी कंपनियों से बात की है। फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों से भारत में वैक्सीन भेजने और यहीं बनाने की बात तय की है। इसके अलावा नोवावैक्स वैक्सीन का तीसरा ट्रायल चल रहा है। सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही इसे भी इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल जाएगी। इतना ही नहीं, रूस की वैक्सीन स्पुतनिक का आयात भी शुरू हो चुका है और स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन भी भारत में होगा। ये जो सारी मिलाकर जो डोजेज हैं, जिसमें से मैंने कहा कि 18 करोड़ डोजेज भारत के अंदर ऑलरेडी दी जा चुकी हैं, ये जो डोजेज की संख्या है ये करीब 51.6 करोड़ बैठती है। यानी जुलाई 31 तक देश को 51.6 करोड़ डोजेज जो है ये उपलब्ध हो जाएंगी और उसमें से 18 करोड़ डोजेज हम अभी ऑलरेडी लगा चुके हैं। केंद्र सरकार को भरोसा है कि जल्दी ही दवा और वैक्सीन की कमी का दौर खत्म होगा। देश बड़ा है और 18 से 45 साल की उम्र के लोगों की आबादी भी बड़ी है, इसलिए इस उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आसान होने में महज कुछ और वक्त लगेगा। इसके लिए भी मोदी सरकार न सिर्फ देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ा रही है, बल्कि वैक्सीन को ज्यादा तादाद में आयात करने का फैसला लिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश और विदेश की बड़ी कंपनियों ने सरकार को वैक्सीन सप्लाई के आंकड़े दे दिए हैं। इनके मुताबिक भारत बायोटेक और 3 अन्य कंपनियां मिलकर मई में 1 करोड़ 70 लाख, जून में 2.5 करोड़, जुलाई में 6 करोड़, अगस्त में 7.5 करोड़, सितंबर में 7 करोड़ 70 लाख
अक्टूबर में 12 करोड़ 20 लाख, नवंबर में भी 12 करोड़ 20 लाख और दिसंबर में 15.5 करोड़ डोज की सप्लाई करेगी। रूस मई में 60 लाख, जून में 1 करोड़, जुलाई में 2 करोड़ 81 लाख, अगस्त में 1 करोड़ 60 लाख, सितंबर में 1 करोड़ 70 लाख, अक्टूबर में 3 करोड़ 10 लाख, नवंबर में 6.5 करोड़ और दिसंबर में 8.5 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन के डोज सप्लाई करेगा। जायडस कैडिला की वैक्सीन भी जुलाई 2021 के आखिर तक आ जाएगी। कंपनी अगस्त से दिसंबर तक यानी 5 महीनों में 5 करोड़ डोज सप्लाई करेगी। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की वैक्सीन भी जुलाई 2021 तक बाजार में आ जाएगी। कंपनी अगस्त से लेकर दिसंबर तक यानी 5 महीनों में 50 करोड़ डोज सप्लाई करेगी। जेन नोवा कंपनी के मुताबिक सितंबर से लेकर दिसंबर तक हर महीने 1 करोड़ यानी 4 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई करेगी। जॉनसन एंड जॉनसन अगस्त से दिसंबर तक हर महीने 5 करोड़ वैक्सीन यानी कुल 25 करोड़ वैक्सीन डोज सप्लाई करेगी। SII सितंबर से दिसंबर यानी 4 महीने के बीच अपनी कोवैक्स वैक्सीन के 10 करोड़ डोज सप्लाई करेगी। भारत बायोटेक सितंबर से दिसंबर यानी 4 महीने के दौरान अपनी नई इंट्रानेजल यानी नाक के जरिए ली जाने वाली वैक्सीन के 40 करोड़ डोज सप्लाई करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार फाइजर और मॉडर्ना जैसी बड़ी दवा कंपनियों से भी उनकी वैक्सीन के आयात और देश में उत्पादन पर बात कर रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर बीके पॉल के मुताबिक सिर्फ कोवैक्सीन, कोविशील्ड और अब स्पुतनिक के अलावा 5 अन्य वैक्सीनों की बदौलत देश से कोरोना को खत्म करने की जंग शुरू होगी। उनके मुताबिक 2021 के अंत तक देश को मिलने वाली 8 वैक्सीन के जरिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी होगी। इतना ही नहीं, गुरुवार को उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया था कि अगस्त 2021 से लेकर दिसंबर तक देश में कुल वैक्सीन के 216 करोड़ डोज तैयार होंगे, जो सिर्फ देश और देशवासियों के लिए होंगे। कोरोना की दूसरी लहर से जूझते देश के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि कोरोना के खिलाफ भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बार फिर बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। DRDO के वैज्ञानिकों ने कोरोना के खिलाफ एक ऐसी संजीवनी तैयार करने का दावा किया है जो न सिर्फ कोरोना मरीज की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करती है, बल्कि महज कुछ दिनों के भीतर मरीज ठीक होकर अपने घर जा सकता है। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के मुताबिक उसने 2DG नाम की दवा तैयार की है, जिसकी बदौलत कोरोना के संक्रमण का शिकार बने लोग जल्द ठीक हो जाएंगे। जो एक मैकेनिज्म है वो जो एंटीवायरल होने के साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो इस वजह से ये लंग जो डैमेज हो रहा है उस पर भी बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी वजह से शायद हमें जो परिणाम मिले वो बहुत अच्छे मिले मरीजों में, और जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी पेशेंट्स की वो जल्दी खत्म हो गई, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये लंग्स पे भी बहुत अच्छा काम कर रही है एंटीवायरल प्रॉपर्टी होने के साथ साथ। सच तो ये है कि DRDO की 2DG दवा के 10,000 डोज अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएंगे और कोरोना काल में इस नई संजीवनी के आने के बाद न सिर्फ भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी, बल्कि DRDO के दावे के मुताबिक कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों पर भी लगाम कसी जा सकेगी। और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां संक्रमण दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली में आज संक्रमण दर 10.4% हो गई। पिछले 24 घंटे में 6,456 नए मामले सामने आए, जबकि 9,706 लोग कोरोना से ठीक हुए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 262 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में फिलहाल 62,783 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा के किनारे सैकड़ों शव मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में दखल दिया। केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों से कहा कि वो गंगा और उसकी सहायक नदियों में शवों को बहाने पर रोक लगाएं, साथ ही शवों का सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से दाह संस्कार कराने पर ध्यान दें। कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी के बाद इन नदियों के किनारे कई लाशों को देखा गया था। 15 और 16 मई को हुई समीक्षा बैठक में केंद्र गंगा में शवों के मिलने को बेहद खतरनाक और गलत माना था। हालांकि इससे पहले ही यूपी सरकार ने गंगा के किनारों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी।
पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी एसडीआरएफ और पीएससी की जल पुलिस को दी गई है, जो सभी जिलों में 24 घंटे लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। ये टीमें घाटों के किनारे और नदियों में नाव के जरिए गश्त कर रही है। राफेल नडाल ने इटालियन ओपन खिताब अपने नाम किया। राफेल नडाल ने टेनिस में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर 10वां इटालियन ओपन खिताब अपने नाम कर लिया। नडाल ने अपने करियर का अच्छा प्रदर्शन करते हुए जोकोविच को करीब 3 घंटे तक चले फाइनल मैच में 7-5, 1-6, 6-3 से हरा दिया। हरियाणा के करनाल में मुख्यमंत्री खट्टर का विरोध करने पहुंचे किसानों के एक गुट ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। साथ ही पुलिस की गाड़ी के सामने लेटकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी को उल्टा जाना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मामूली बात पर हुए विवाद में 2 पक्षों में पथराव और फायरिंग हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के भावपुर गांव पहुंचकर कोरोना के हालात पर गांव वालों से चर्चा की और जिले की समस्याओं पर अधिकारियों के साथ बैठक की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में तेज आंधी और बारिश की वजह से कई घरों के टिन शेड उड़कर कई किलोमीटर दूर तक जा पहुंचे। इसके अलावा कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पूरे देश भर में बेसहारा, बेघर और भिखारियों को वैक्सीन देने की मांग की। गरीब लोग हैं, ऐसे जो भीख मांगने वाले लोग हैं, निराधार जो लोग हैं, बेघर जो लोग हैं, तो ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगाना चाहिए।